नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। ये जनरल मनोज मुकुंद नरवणे साहब हैं। जरा इनके सीने पर देखिए कितनी फीस लगी हुई हैं और जो 4 प्रमुख हमारे यहाँ अ, सर्वोच्च मेडल होते हैं वो भी उनके सीने पर लगे हुए हैं। अति विशिष्ट, परम विशिष्ट, इसके अलावा जो दूसरे 2 हैं वो भी हैं और इनकी सेवाओं पर अगर हम नज़र दौड़ाएँ, जो सर्वोच्च सेवाएँ थी, वो भी आपके सामने है। चेयरमैन ऑफ द चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, ये 15 दिसंबर 2021 से 30 अप्रैल 2022 तक, जब तक रिटायर नहीं हो गए, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर जो उनकी सेवाएँ रही देश के लिए, 31 दिसंबर 2019 से 30 अप्रैल 2020 तक। किसी सेना अधिकारी को, किसी जनरल को इतने तमगे ऐसे ही नहीं मिल जाते हैं, हँसी-खुशी में नहीं मिल जाते हैं। उनकी सेवाएँ होती है और उनका युद्ध कौशल और शांति काल में भी जो रणनीतियाँ होती है, उसको लेकर के उनको ये मेडल प्रदान किए जाते हैं। सबसे पहले तो चूँकि रैना साहब जुड़ गए हैं, तो मैं उनका स्वागत कर लेता हूँ। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। परिचय धन्यवाद देने की ओमकार। जरूरत नहीं है। कर्नल अजय रैना अपने आप में एक परिचय है। 29 किताबें लिख चुके हैं और मेरे दर्शक भी और दूसरे चैनलों के दर्शक भी उनकी प्रतीक्षा करते हैं, उनके कमेंट्स की प्रतीक्षा करते हैं, उनके नज़रिए को सुनना चाहते हैं अलग-अलग विषयों पर। आज मैंने उनको इसलिए रिक्वेस्ट किया कि साहब, नरवणे साहब की किताब को लेकर के इतनी कंट्रोवर्सी, और राहुल गांधी ने जिस तरीके से उस पुस्तक को लपका और उसको जिस तरीके से शो करने की कोशिश की पार्लियामेंट के बाहर, एक पुस्तक के रूप में, एक छपी हुई पुस्तक के रूप में, और सदन के भीतर भी एक मैगजीन विशेष का नाम लेते हुए कि उसमें उसके अंश छपे हैं पुस्तक के। इस कंट्रोवर्सी के चलते, क्योंकि सरकार नहीं चाहती थी कि सदन का मिसयूज किया जाए किसी की ऐसी पुस्तक का जिक्र करके जिसको अभी प्रकाशित करने की अनुमति रक्षा मंत्रालय से नहीं मिली है। इसके बावजूद 4-5 दिन तक पार्लियामेंट नहीं चलने दी गई। सोशल मीडिया मंचों पर आप देख लीजिए किस तरह का एक युद्ध, एक लाठियां भांजने वाला, और मोदी सरकार के ऊपर गलवान का जिक्र करके या पूर्वी लद्दाख का जिक्र करके, डोकलाम का जिक्र करके अटैक करने की कोशिश, और ये साबित करने की कोशिश कि प्रधानमंत्री ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा और वो डरे हुए थे, और इसलिए सेना प्रमुख को कह दिया गया कि जो उचित समझो वो करो, जो उचित समझो वो करो। सैन्य अधिकारियों का कहना है कि ये तो एकदम फ्री हैंड देना है, अपनी सेना पर पूरा भरोसा जताना है, लेकिन उसको भी गलत तरीके से आप इंटरप्रेट कर रहे हैं। मैंने अजय जी को इसलिए भी बुलाया कि अजय जी ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने बताया कि उन्होंने अनपब्लिश नरवणे साहब की पुस्तक को अभी-अभी फिनिश किया है, यानी पूरी पुस्तक उन्होंने पढ़ ली है। तो शो में जुटने से पहले मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि ये पुस्तक एक्चुअल में सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त तरीके से वायरल हो रही है, तैर रही है। अब ये कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ, किसने इसको चलाया, ज़रा इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उनका जो ट्वीट है, उसमें जो कुछ उन्होंने कहा है, उस पर ज़रा पहले बातचीत करेंगे और उसके बाद फिर दूसरे जो पहलू हैं इससे जुड़े हुए, आज इस पर ही हम चर्चा करेंगे। अजय जी, अगेन बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है आपका। तो धन्यवाद। पूरे पूरे प्रकरण को एक्चुअल में आप देखते कैसे हैं? ज़रा ये बताइए, और ये वितंडा खड़ा क्यों किया गया? नरवणे साहब की पुस्तक को टूल बना करके इस तरह का वातावरण पैदा करने की कोशिश क्यों की गई? टाइमिंग से शुरू करते हैं ओमकार जी। ऐसा नहीं है कि ये किताब आज पब्लिशर के पास गई, 1 हफ्ता पहले गई। ये ऑलमोस्ट लगभग 2 साल हो गए हैं। ये किताब पे चर्चा चल रही है, उस पर डिस्कशन हो रही है। मैंने खुद किताबें लिखी हैं सर्विस में रहते हुए। 2 से 3 साल तो मेरे जैसे छोटे से अफसर की किताब भी
क्लियरेंस होके नहीं आती, बिकॉज जिन लोगों ने क्लियर करना है ओमकार जी, वो देश की और भी तो सुरक्षा आरक्षा उसमें जुटे हुए हैं। उनको सिर्फ हमारे कोई ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें एक अफसर सिर्फ किताबें पढ़ता है। वो अपना काम करता है, ऑपरेशंस को भी देखता है, इंटेलिजेंस को भी देखता है, साथ में उसको ये बोला जाए इन किताबों देखो। और किताबें थोक के हिसाब से आती हैं, बहुत सारी बुक्स आती हैं, फिल्म के स्क्रिप्ट्स आते हैं, OTT के स्क्रिप्ट्स आते हैं आजकल क्लियरेंस के लिए, तो बहुत वर्कलोड भी होता है। और ऑफ कोर्स जो मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन मैंने उसमें भी लिखी है, उसकी भी बात करूंगा। वो रीजन है मेरे को लगता है कि क्यों रोका गया। तो टाइमिंग ये है कि ये कोई करंट इशू नहीं है, ये नहीं कि एक हफ्ते पहले हुआ था तो उसको चर्चा करना जरूरी समझा। जब भी हमारी पार्लियामेंट बैठती है, पिछले कितने सत्रों से आप देखें, हर बार एक कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा कर देते हैं। एक दिन पहले एक कोई इशू खड़ा किया जाएगा और फिर उसके ऊपर ये हंगामा करते हैं। क्यों? बजट खत्म हुआ तो राहुल जी से पूछा गया कि आपका क्या टिप्पणी है, तो कहता है हम तो अंदर ही बोलेंगे, बिकॉज उनको समझ नहीं आई। ऑफ हैंड आप तभी कमेंट दे सकते हो ना, अगर आपको अपने बजट सुना हो, पढ़ा हो, उसकी जो लिपियां आपको दी गई हो, उसके थ्रू आप कभी गए हो। तो अब बजट पे क्या बोलते हैं? तो उनको बोला यार वो छोड़ो, बजट पे बोलूंगा, कोई सुनता है नहीं, मेरे को पता भी नहीं बोलना क्या, कोई लिख के देगा। तो ऐसे करते हैं कि एक नया पंगा खड़ा कर देते हैं। वो एक बात। दूसरी जो उचित समझे, ये बात पहले भी डोकलाम के टाइम पे भी प्रधानमंत्री जी ने बोली थी, और मैं एज ए फौजी आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि सीनियर ऑफिसर या सीनियर लीडरशिप जब किसी को ये बोलती है, इसका मतलब ये है कि आपको जो ठीक समझते हैं, बिकॉज आप इस चीज़ को जानते हैं, आपको लड़ना आता है, आपकी ज़िंदगी इसी में कटी है, आप कीजिए, जो होगा मेरे सिर पे आएगा, मैं देख लूँगा। ये जो डेलीगेशन वर्ड तो गलत होगा, लेकिन ये रूल है, आप कभी भी मैनेजमेंट पढ़ते हैं कि आप किसी को भी इस तरीके का फ्री हैंड देने से पहले आप यकीन कर लें कि वो आदमी फ्री हैंड देने के काबिल है कि नहीं। आप अपनी अथॉरिटी तभी डेलीगेट करते हैं जब आपको कॉन्फिडेंस है कि जो काम आप नहीं कर पा रहे किसी कारण से, आपका सबॉर्डिनेट उतना ही कुशलता से करेगा, तभी करते हैं। तो ये एक बहुत हेल्दी सिस्टम दिखा रहा है कि लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप, क्योंकि हम कहते हैं हम डेमोक्रेसी में रहते हैं। डेमोक्रेसी में जो फौज है वो हमेशा जो सिविल लीडरशिप है उसके कहने पे चलती है। हमारी फौज ना तो पाकिस्तान जैसी है, ना बांग्लादेश जैसी है। तो देश के ऊपर आक्रमण करना, तीसरा जो पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ दर्शकों को, कि इन्होंने हमारे देश के ऊपर बहुत बार आक्रमण किया है, जिसमें हम कभी डीप स्टेट का हवाला देते हैं, कभी हम जॉर्ज सोरोस की बात करते हैं, कभी हम कुछ करते हैं। भारत के अंदर बोलने वाले यही लोग हैं। तो आप देखिए, चाहे वो फार्मर प्रोटेस्ट था, चाहे वो CAA प्रोटेस्ट था, चाहे वो SIR के ऊपर हंगामा हुआ, इन लोगों ने वोट चोरी, EVM का वो सब स्लोगन बनाए, चौकीदार चोर है, रफाल बिक गया, ये सब इन्होंने किया, कुछ नहीं हुआ। तो अब इन्होंने टारगेट किया है कि समय हाथ से निकलता जा रहा है, अब हम ऐसे करते हैं कि सरकार को घेरते हैं, उस इंस्टीट्यूशन के ऊपर अटैक करते हैं जिसके ऊपर दुनिया का हर भारतीय गर्व करता है। आप किसी भी आइडियोलॉजी से हों, आप भाजपा आइडियोलॉजी वाले हैं, आप INDA वाली आइडियोलॉजी से जिस भी हों, जब फौज के ऊपर बात आती है, दिलो दिल आपको पता है, घर के अंदर जब आप अपने बच्चों के साथ बैठ के खाना खाने बैठते हो तो आपको पता है कि आप सुरक्षित बैठ के खाना खा रहे हो, बिकॉज कोई बंदा खड़ा है बॉर्डर के ऊपर रात के 12 बजे भी। उसको उन्होंने हट करने की कोशिश की, देश का कॉन्फिडेंस शेक करने की कोशिश की। अनफॉर्चुनेट हमारे बात यह है कि बोफोर्स का स्कैंडल जब हुआ था, ओमकार जी आपको भी याद होगा, लोग कूद पड़े थे। और मैं अपने गांव में जो लोगों को पूछता था कि ये हुआ क्या है, ये नहीं पता, ये मत पूछो, बोफोर्स कांड हो गया, बस। जो समझदार थे वो कहते थे रिश्वत लगी है, रिश्वतखोरी हुई है। यहाँ भी यही बात है। आज मैं कई लोगों को मिलता हूँ अपने कम्युनिटी में जो एक्चुअली वेल मीनिंग लोग हैं, वो भी कह रहे हैं हाँ यार, ये तो फौज को ऐसे छोड़ दिया, बिना अनाथ बना दिया। तो मैं आपके इस पॉपुलर चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि अब आपकी मर्जी है, आप उसको सुनना चाहें सुने। मैं वो इंसान हूँ, मैंने वहाँ नौकरी की है, मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी की है। और जो जिस चीज़ को उड़ा रहे हैं ना बीच में कि वो हॉट पोटैटो, उसमें एक लाइन है। तो मैं आपको ये बताऊँ, एक छोटे लेवल की बात करता हूँ कि फ़ौज में काम कैसे होता है। अगर मैं एज ए कंपनी कमांडर RR में जब था और हमने टेररिस्ट को घेर लिया है घर में, उस घर के अंदर 3 सिविलियन भी थे। तो जब मैंने उसको घेरा तो CO को जो रिपोर्ट की करना पड़ता है, अपने बॉस को बताना पड़ता है कि सर ऐसे ऐसे हुआ, हमें इंटेलिजेंस मिली थी और हमने कंफर्म हो गया अंदर 3 टेररिस्ट हैं। तो उन्होंने कहा था आप जो ठीक समझे करें, और मैं कल सुबह, रात हो गई थी, तो हम कल सुबह मैं आपके पास आता हूँ। अब उसका कहना क्या मतलब क्या था, उन्होंने ये नहीं कहा उचित करें, बिकॉज हमारी फौज में लैंग्वेज डिफरेंट होती है। उन्होंने शायद बोला होगा कैरी ऑन, डू व्हाट यू वांट, और किल देम, किल द बास्टर्ड, वो जो भी बोला होगा, जैसे हमारा अपनी कम्युनिकेशन स्टाइल है। अब मैं ग्राउंड पे हूँ, मेरे को आदेश मिल चुका कि जो करना कर, और इस आदेश को
और कोई आदेश मेरे को एक्सपेक्टेड ही नहीं था। अगर आरआर राष्ट्रीय राइफल में नौकरी कर रहा हूँ, हथियार लेके जंगल में घूम रहा हूँ और सामने टेररिस्ट पकड़े गए हैं, घर के अंदर घेर लिए गए हैं, तो मेरा नेक्स्ट एक्शन मुझे पहले ही पता है। मैंने तो ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए उनको बताया। तो क्या मैं धुआंधन फायरिंग शुरू कर दी? उसमें 3 टेररिस्ट भी मरे और 3 सिविलियन भी मरे। तो अगले 12 घंटे ओमकार जी हमने उस ऑपरेशन में ये यकीन किया कि सिविलियंस को पहले बाहर निकालें। जिन टेररिस्टों को हम आधे घंटे में उड़ा सकते थे, हमें 2 दिन लगे। क्यों? क्योंकि जब सीओ साहब भी अगले दिन आए तो डिस्कशन यही थी कि भाई इनको निकालना जरूरी है। तो इसी तरीके इनको जब ओपन फ्री हैंड दिया गया तो वो अपने एक पैराग्राफ लिखते हैं कि मैं उस टाइम ये सोच रहा हूँ कि कोविड का समय चल रहा है, इकॉनमी थोड़ी टूटी हुई है, और क्या इस टाइम अगर बात बढ़ गई तो देश पे क्या असर पड़ेगा। तो क्या कोई भी अपनी भारत माता का सपूत ये ना सोचे, उसको हक नहीं बिल्कुल। सोचने कि वो चढ़ जाए पागलों की तरह। हम पाकिस्तानी थोड़ी हैं कि मरेंगे और खुदकुशी कर लेंगे। ये दर्शाता है कि लीडरशिप ने जिसको फ्री हैंड दिया है, वो फ्री हैंड को भी यूज करने से पहले सोच रहा है कि मेरे देश के पर क्या हो सकता है। तो हमें तो ये चीज सेलिब्रेट करनी चाहिए, इतना अच्छा रिलेशन फोर्सेस का और लीडरशिप का। इधर भाई साहब आते हैं, वो जैसे पहले इलेक्शन के पहले एक किताब लाल रंग की लेके घूमते थे, पता नहीं बीच में खाली थी क्या थी, अब यहाँ पे आ गए। तो अनफॉर्चुनेट टाइमिंग देखिए आप, टारगेट किसको किया जा रहा है ये भी देखिए आप, और इनका जो मंशा क्या है वो क्लियर नजर आएगी देश को। जी अजय जी, आपने जो ट्वीट लिखा है किताब पढ़ने के बाद, इसमें पहला पॉइंट है, आपने लिखा कि मेरी 2 राय हैं। नंबर 1, जी राहुल गांधी जो बातें फैला रहे हैं उनका कोई आधार नहीं है, जी ये बेवकूफी भरा पॉलिटिक्स से मोटिवेटेड शोर है। जी शायद एक लाइन को छोड़ करके जिसका अभी आपने जिक्र किया, जहां पहले के जो सीओएस थे वो थोड़ा ज्यादा फिलोसफिकल हो गए थे, उन्हें एक हॉट पोटैटो दे दिया गया, इन ब्रैकेट आपने लिखा, उस चैप्टर में कुछ भी कंट्रोवर्सी के लायक नहीं है। टॉप लीडरशिप द्वारा दी गई पूरी छूट सिर्फ सेनाओं पर भरोसे को दिखाती है। तो जो पहला पॉइंट है उस पर थोड़ा सा मुझे बताइए और दर्शकों को कि राहुल गांधी जो बातें फैला रहे हैं उनका कोई आधार नहीं है, ये बेवकूफी भरा पॉलिटिक्स से मोटिवेटेड एक शोर मात्र है। ओमकार जी, जब गलवान हुआ और उसके बाद हम कैलाश, जिसकी स्टोरीज में कि हम कैलाश पर्वत पे बैठे थे और वो टैंक लेके आ गए, उसके बाद चाइनीज ना केवल पीछे हटे, उन्होंने सारे मोर्चे, सारे बंकर जो बनाए थे सब तोड़े, बराबर कर दिए, लैंड फॉर्म जिसको कहते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि जब उनके जाने का टाइम आया, वही टैंक जो हमारे तरफ आ रहे थे, तो उन्होंने क्या किया हुआ था कि टैंक की बैरल पीछे की तरफ रखी हुई थी। टैंक हमारी तरफ आ रहा था लेकिन जो तोप को उसका आगे तोप लगी हुई थी मुंह पीछे की तरफ था, ये दिखाने के लिए कि भाई भाई गोली नहीं करना। जैसे हमारे यहाँ पे एक रहा है ट्रेडिशन की, जब गलवान में हथापाई हुई और कीलों से और डंडों से मारा गया एक दूसरे को, तो भी हथियार लोगों के पास थे। वो गलत खबर आई थी, हथियार सबके पास है, राइफल उल्टी रखी हुई थी। तो जब उनको जाने का हुक्म आया ओमकार जी, तो उन लोगों ने क्या किया, उस तोप को हमारी तरफ घुमाया, हमारी फौज की तरफ, उसको डिप किया, मतलब सल्यूट किया, और फिर वो चले गए। चाइना को ऐसी स्थिति में धकेलना दुनिया ने कभी सोचा नहीं था। चाइना अपने आप को मिलिट्री सुपर पावर मानता है और दुनिया भी उसको उसी नजरिए से देखता है, और उसको एक देश की सेना ने मजबूर कर दिया कि वो जाए, सल्यूट मारे और निकल जाए वहां से पतली गली से। ये अचीवमेंट थी। इसको जो राहुल गांधी जी ये दिखा रहे हैं कि फौज को अकेला छोड़ दिया, मोदी साहब ने डिसीजन नहीं दिया। बीच में एक ये बात भी चली थी कि 2 घंटे लगे। भाई साहब, जब चीफ आर्मी स्टाफ ने रक्षा मंत्री जी को बताया, रक्षा मंत्री जी ने फिर प्राइम मिनिस्टर जी को बताया, अब उसके बाद क्या होता है, आप भी हेड ऑफ फैमिली हैं, अगर हमारे घर में ऐसे कुछ हो जाए तो क्या होता है, हम उसको मिटिगेट करने की कोशिश करते हैं। तो नेचुरली किसी लेवल पे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर पे, किसी लेवल पे डिफेंस मिनिस्टर ने, किसी लेवल पे प्रधानमंत्री जी ने अपने काउंटर पार्ट से चाइना में बात की होगी, उसमें टाइम लगता है। और फिर उन्होंने बोला कि आप जो चीज़ समझें करेंगे, क्योंकि चाइना क्या कर रहा था, बार बार टॉप लीडरशिप को ये बोला जा रहा था कि नहीं हम कुछ नहीं कर रहे, हम कल सुबह 9 बजे मीटिंग करेंगे, अभी हमने कुछ नहीं करना, लेकिन टैंक आगे आ रहे थे। तो समझ आ गई थी कि लीडरशिप उनकी कुछ और बोल रही है नीचे। तो प्रधानमंत्री ने कहा ठीक है भाई, मैंने तो बात कर ली। अब क्या है, वो प्रधानमंत्री है, उनको अपनी हर चीज़ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, उनको आदेश देना है। आदेश बड़ा क्लियर दे दिया गया कि जो चीज़ समझे करें। फ्रीडम ऑफ एक्शन उनको दी गई।
उसको ये बोलना, अगर उस बात पे अगर आते हैं तो मैं तो खुद विटनेस हूँ ओंकार जी, जब 2012 में चाइना दिप्सांग में आके बैठे, दिप्सांग का मसला 2012 का अब जाके सॉल्व हुआ है, अब हटे हैं पीछे। सरकार कांग्रेस की थी, इसी पार्टी की थी जो आज बहुत नाच रही है। चुमार में घुसे चाइनीज, हमारा छोटा सा अटैचमेंट था, उन्होंने आके धकेल दिया। तो हुक्म ये आया था दिल्ली से सरकार से कि इस बात को मीडिया को बनक नहीं लगनी चाहिए। और उसके पीछे इतिहास में जाते हैं तो हमें पता है कि 1959 से लेकर 1962 के बीच में चाइना ने क्या किया। 1950 से 1955 में जब उन्होंने हाईवे बना दिया एक्साइचिन के अंदर से, तब क्या किया, सरकार किसकी थी? एयरफोर्स पायलट्स ने, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने। अब शिव कुमार वर्मा जी हैं, बहुत फेमस ऑथर हैं, आप उनकी किताब पढ़ेंगे, युद्ध जो कभी था नहीं, इंग्लिश में उसका 1962 वॉर दैट वाजंट। उसमें क्लियर दिखाया गया कि दिल्ली को, और तो और जो हमारा बीजिंग में बैठा हुआ था डिप्लोमेट, जो हमारा एम्बेसडर, उसने भी बोला कि भैया एक्साइचिन के अंदर कुछ हो रहा है, सड़क बन रही है। और हमारी सरकार बोलती रही हिंदी चीनी भाई भाई। ये उस लेगेसी के लोग हैं जो आके उस चीज को चैलेंज कर रहे हैं जहां पे चाइनीज नतमस्तक होके वहां से निकले, जो दुनिया ने सोचा नहीं था। हमें ना अपना ओंकार जी देश का, हमारे देशवासियों को समझना चाहिए, सिंदूर जब हुआ तो पूरी दुनिया के कॉलेजेस में, मिलिट्री कॉलेजेस में अब सिंदूर पढ़ाया जा रहा है कि यार ऐसे भी लड़ाई हो सकती है कि अपनी मर्जी से स्टार्ट करो, अपनी मर्जी से बंद करो। रशिया से तो बंद हुई नहीं यूक्रेन में। अमेरिका क्यों हिचकिचा रहा है ईरान से लड़ने के लिए कि शुरू तो मैं कर दूंगा, अंत कहाँ होगा पता नहीं। और हम देखो बिल्कुल। कि न्यूक्लियर पावर सामने बैठी है, कोई नॉर्मल बात नहीं है। वेनेजुएला नहीं था, पाकिस्तान था, न्यूक से उसके पास, पागल देश है। हमने शुरू किया बर्बादी, तो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए इन तभी मैंने इसको बोला स्टूपिड पॉलिटिकली मोटिवेटेड शोर है ये, इसलिए मैंने लिखा जी। अजय जी, एक बार शायद 2011 की बात है, तब के रक्षा मंत्री एंटनी साहब ने सदन में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हम इसलिए अपनी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना रहे, रोड्स और दूसरी चीजें नहीं बना रहे कि जी कहीं आकर के चीन उस पर कब्जा करके और उसका यूज ना करना शुरू कर दे। जी और ये भी कहा गया, ऑफ द रिकॉर्ड ये जी भी कहा गया कि अगर हम ऐसा करेंगे तो कहीं चीन नाराज ना हो जाए हमसे। ये बिल्कुल बातें भी कही गई। तो जी मैं आपने जो बात कही है, एक ऐसे प्रधानमंत्री के ऊपर इस तरह की गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी करना, जिन्होंने पहलगाम के बाद 4 दिन में पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, उनके एयरबेस तबाह कर दिए, उनके कई विमान गिरा दिए, आतंकी ठिकाने गिरा दिए, उस पर ये आरोप लगाना, और एक ऐसे प्रधानमंत्री जो हर दिवाली कहीं ना कहीं अपनी सेना के जवानों के साथ मनाते हैं, तो ये एक सेना और प्रधानमंत्री के बीच में भी कुछ क्रिएट करने की साजिश थी। और ये ना भूलें कि राहुल गांधी एक और बहुत आपत्तिजनक बयान दे चुके थे कि जो टॉप लेवल के रैंक के अधिकारी हैं वो तो सवर्ण वर्ग के बनाए जाते हैं, और जो निचले स्तर के आपके रंगरूट से लेकर के दूसरे हैं वो निचली जातियों से बनाए जाते हैं। उस तरह की बातें भी ये कह चुके हैं। जी बिल्कुल, बड़ा अनफॉर्चुनेट सच आपने जो इसको समराइज किया, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट सच है। क्योंकि ये जो आपने एंथनी साहब के जिक्र किया, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, डीबीओ का नाम आप सबने सुना है, दौलत बेगोल्डी, जो कि कराकोरम पास के कुछ शैडो में है हमारी तरफ। तो वहाँ पे और जो 1962 में, रेशम रूट को भी जोड़ता है वो। हाँ जी, अच्छा वो भी बड़े मजे की बात है ओंकार जी। अभी अभी प्रूव हुआ है कि ये जो सिल्क रूट नाम की चीज थी नहीं ये भी नैरेटिव है, ये भी नैरेटिव है कि ये जो चाइना क्लेम करता है ना, उसके कहीं अवशेष, हड़प्पा कल्चर के अवशेष मिल गए, उसका कोई पेवमेंट, कोई रास्ता, उसका कुछ नहीं नहीं मिला मिला। है, कुछ नहीं मिला है। तो एनीवे चलो वो तो डिफरेंट इशू है। तो डीबीओ में क्या हुआ था, 62 में हमारी हवाई पट्टी थी, 62 में हमारी लड़ाई हुई, 65 में सरकार ने बंद करने के आदेश दिए उसको, और 2018 तक, 2008 तक ओमकार जी वो डीबीओ पे जहाज नहीं लैंड किया। और यही रीजन था कि चाइना नाराज हो जाएगा। और जब 2008 में जब हमारे आर्मी एयरफोर्स चीफ थे, उन्होंने बिना सरकार को हुक्म लिए उन्होंने वहां पे लैंड किया। ये जो बोल रहे हैं ना 71 में जनरल सगत सिंह ना होते तो बांग्लादेश ना बनता, उनको हुक्म था कि मेघना रिवर के इधर मत आना, कि ईस्ट पाकिस्तान को पूरा नहीं तोड़ना है। वो तो जनरल साहब थे कि हिम्मत दिखाई और आगे। सिमिलरली 2008 में एयर चीफ ने कहा ऐसी की तैसी, ये हमारे स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस की जगह है, लैंड करो। तो कांग्रेस वाले इतने उछले थे उस टाइम कि ये कैसे हो गया। बाकी ये तो है कि आज हमारी जो स्ट्रेंथ है ना,
वो ये है कि हमारी फौज सिविल लीडरशिप के बिल्कुल साथ चलती है, सिविल लीडरशिप भी फौज की सुनती है। ये वो ज़माना नहीं है कि आप देखें 71 में भी मानिक शाह जी ने जब बात रखी थी कि हम अटैक जो बांग्लादेश में करेंगे, हम मानसून के बाद करेंगे, तो उस टाइम भी सुना था और आज भी सुना। तो हमें वो भी, उनको ये भी देना चाहिए, ये नहीं है कि सब गलत था। इंदिरा गांधी जी ने उस दिन सुना और बांग्लादेश हुआ, वो भी सच है। तो ये जो फ्रिक्शन पैदा करने की कोशिश की जा रही है, और सबसे अनफॉर्चुनेट चीज़ जो आप ये कह रहे हैं कि स्वर्ण जाति और दूसरी जातियों की बात कीजिए, इससे ज़्यादा अफसोसनाक, शर्मनाक बयान नहीं हो सकता। ये देश के टुकड़े करने में लगे हैं। मेरी आप बात लिख के रखिए, अगर ये लोग रहेंगे यहाँ पे इस मानसिकता वाले, तो देश को तोड़ने का इन्होंने कोई भी चांस खोना नहीं है। तो हमें समझ होनी चाहिए। बाकी देखते हैं। अभी FIR हुई है, आपने एक अनपब्लिश्ड किताब जिसके ऊपर जो सोशल मीडिया पे भी घूम रही है, उस पर भी पेंगुइन का वो लगा हुआ है, वाटरमार्क। तो निकली तो पेंगुइन से है, मुझे इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि पेंगुइन ने उसके ऊपर वाटरमार्क लगा रखा है अपना। और वहाँ से अब ये जो सर्कुलेट कर रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, कितनी सच है कितनी झूठ है, आई डोंट नो। बट जब सरकार ने परमिशन नहीं दी, जनरल साहब खुद बोल चुके हैं कि भाई प्री ऑर्डर के लिए प्लेस हुई थी, लेकिन जब उसके रिलीज का टाइम आया उससे पहले उसको रोक दिया गया। तो ये तो एक क्रिमिनल एक्टिविटी है कि आप एक ऐसी चीज़ को जिसको सरकार ने रोका हुआ है, आप उसकी पब्लिश्ड कॉपी, प्रिंटेड कॉपी भी करना चाहिए। प्री ऑर्डर लिया मतलब पब्लिशर ने तो पब्लिश कर ली होंगी किताबें, प्रिंट करके रखी होंगी। मैं भी इसी इंडस्ट्री से हूँ। प्री ऑर्डर मतलब 7-8 दिन 10 दिन पहले, 1 महीना पहले आप लोगों को बोलते हैं भाई प्री बुक कर लो, आपको हम थोड़ा डिस्काउंट दे देंगे, सिग्नेचर होंगे जनरल साहब के किताब के ऊपर। तो ये तो अंडरस्टूड है कि किताब पब्लिश हुई होगी, मार्केट में नहीं आई, स्टोर में पड़ी होगी। वहाँ से किसने इनको कॉपी पकड़ाई और कौन है जिसने सोशल मीडिया के ऊपर इसको सर्कुलेट किया है, ये देखना पड़ेगा। और जो आप आर्टिकल की बात कर रहे थे शुरू में कार्बन मैगजीन में, तो वो जी जो जी हमारे पत्रकार जी हैं वो भी एक्स फौजी हैं, उनका रिकॉर्ड है। हमारे यहाँ एक और हैं जो एक पत्रिका निकालते हैं, वो चाइना पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर से पहले कह रहे थे कि भारत में औकात ही नहीं है कि चाइना पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सके। ऑपरेशन सिंदूर जब हो गया तो वो भाई साहब ये कह रहे थे पाकिस्तानी चैनल पे जाके कि अब आपको चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्ती करें चाइना के साथ, ताकि भारत ये गुस्ताखी दोबारा ना करे। मुझे हैरानगी होती है कि ऐसे जो बड़ बोले हैं और जो एंटी नेशनल बातें करते हैं, एंटी नेशनल आर्टिकल्स लिखते हैं, उनको हम क्यों बर्दाश्त करते हैं, वो मेरे को समझ से बाहर है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ठीक है, ये तो सेडिशन है जी। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। आपने 2008 में वहां पर एक प्लेन लैंड कराने की बात कही। इत्तेफाक से, हाँ, इत्तेफाक से जो उसको उड़ा रहे थे छापेकर साहब, उनका मैंने एक बार इंटरव्यू किया था और उन्होंने मुझे बताया था, सूर्यकांत छापेकर। जी। तो उन्होंने कहा कि मैंने लैंड किया था और वो अनुभव ताजिंदगी मेरे साथ रहेगा, क्योंकि उससे पहले लोकल प्रशासन से कुछ उसकी तैयारियां कराई थी, उस स्ट्रिप को थोड़ा सा साफ करवाया गया था, बहुत बुरी हालत में थी जी। और फिर वहां से टेक ऑफ भी करना, मतलब ये अपने आप में जो है बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया था करीब 4 साल पहले, शायद उनका इंटरव्यू मैंने किया था। जी जी, उसका लिंक भी आप तो डाल दीजिए लोगों के लिए, इंटरेस्टिंग हाँ होगा। जी, हाँ जी जी बिल्कुल मिल जाएगा। जी। तो चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, अगले मुद्दे पर आते हैं। आपने फिर लिखा है अपने ट्वीट में कि किताब में ऐसा कुछ भी नहीं है जो सीक्रेसी को तोड़ता। ज्यादातर ऑपरेशनल डिटेल्स पहले से ही बहुत जानी मानी है और पब्लिक डोमेन में मौजूद हैं। आपने आगे जाकर के ये भी लिखा है कि प्रधानमंत्री की तो इस पुस्तक में प्रशंसा की गई है, प्रशस्ति की गई है। हाँ, ब्यूरोक्रेसी पर कुछ सवाल हैं जो वाजिब भी बनते हैं, और ब्यूरोक्रेसी जिस तरीके से नीतियां बनाने के स्तर पर भी जो जमीन पर काम करने वाले हैं, चाहे वायुसेना प्रमुख हैं, चाहे आपके नौसेना प्रमुख हैं या आर्मी चीफ हैं, अब तो CDS भी हो गए हैं, उनको उस तरीके से इन्वॉल्व नहीं करती जिस तरीके से उनको किया जाना चाहिए। तो ऐसे में अगर पूर्व सेना प्रमुख ब्यूरोक्रेसी पर कोई बात लिख रहे हैं या सजेशन के तौर पर, या मैं कहता हूं कि नाराजगी के तौर पर भी कुछ टिप्पणियां करते हैं, तो वो जायज है, नाजायज नहीं है। और शायद इसीलिए फिर आपने ये कंक्लूड किया है
कि शायद इसीलिए एक वजह ये भी हो सकती है कि अब तक पब्लिकेशन के लिए उसको मंजूरी नहीं मिली है। तो एक तो सीक्रेसी पर थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को बताएँ और दूसरा इस पॉइंट पर भी। जी, मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए ये लाइन लिखी है कि मैंने ऑपरेशन गलवान के ऑपरेशन के ऊपर मैंने खुद एक किताब लिखी, जो 3 साल से पब्लिश हो रखी है, बहुत बिकी भी है, लीप ऑफ स्नो लेपर्ड। और वो क्योंकि मैं फ़ौजी हूँ, मैं समझता हूँ कि कई चीज़ें आप नहीं शेयर कर सकते क्योंकि फ़ौज से रिटायर ही हुए ना, हमारे दोस्त यार यूनिट सारा सिस्टम तो है, खबरें आती हैं। लेकिन नेचुरली जब मैं लिख रहा हूँ और मैं उसको एक कहानी के तौर पे लिख रहा था, तो क्योंकि हमारी प्रॉब्लम है, हम अपनी वॉर स्टोरीज़ नहीं लिखते। 47 की जो ऑफ़िशियल वॉर स्टोरी है जाके 88 में जाके रिलीज़ हुई। 71 वाली अब जाके रिलीज़ हुई है और 62 अभी तक रिलीज़ नहीं हुई। तो फिर क्या होता है कि आप इन्हीं बड़बोलों को एक मौका दे देते हैं, जो आप कुछ पैरा कहीं से उठाते हैं और कहीं रिपोर्ट लीक होती है। वो जैसे 62 की कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट रिपोर्ट है वहाँ पे उनकी हेंडरसन ब्रुक की, तो उसकी बीच-बीच में निकाल के करते रहते हैं। तो मैंने कहा ये अच्छा होगा कि मैं जो स्टोरी जो पब्लिक डोमेन में है, उस पे मैंने उन्हीं खबर को निकाल के हमने किया। तो मुझे आज ये जो किताब जो स्क्रिप्ट मैंने पढ़ा है, अगर ये असली है, लग रहा असली है, पेंगुइन की स्टैम्प है उसके ऊपर, तो मैंने इनफैक्ट ज़्यादा डिटेल लिख रखी है, ऑपरेशनल डिटेल अपनी किताब में। जनरल साहब ने तो कुछ भी नहीं लिखा, इन्होंने तो उन चीज़ों को मेंशन ही नहीं किया। मैंने तो कई ऐसी चीज़ें लिखी जो पब्लिक डोमेन में है, सारी की सारी, इसलिए उस किताब को किसी ने रोका नहीं, हुआ नहीं। तो ये तो मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ, इस किताब में कुछ भी उन्होंने नहीं लिखा। दूसरा, ना केवल प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और अपना विदेश मंत्री, इनके बारे में जहाँ-जहाँ पे इन्होंने मेंशन किया, बड़े रिस्पेक्ट के साथ और बड़ी प्रशंसा के साथ किया है कि ऐसे-ऐसे है, ऐसे है, उनका ऐसे बिहेवियर है, मेरे को 1 टू 1 बुलाया, मेरे को चिंतन के लिए बुलाया, बातें की, प्रधानमंत्री जी ने मुझे ये बोला। तो कहीं नहीं लगता कि इन्होंने अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को ह्यूमिलेट किया हो या उनकी उँगली उठाई हो। पूरी किताब में जैसे आपने मेंशन किया, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, और उससे पहले उन्होंने पहले मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी पे उँगली उठाई है पहले, कि हमारे अंदर की ब्यूरोक्रेसी भी बहुत ज़्यादा है। और जिसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि मेरे को फौज छोड़े हुए 7 साल हो गए, मैंने अपना वेटरन कार्ड नहीं बनवाया। अभी मैंने कहा चलो बनवा लेते हैं 6-7, तो मैंने अप्लाई किया, तो आर्मी हेडक्वार्टर से इशू होता है। वो वहाँ से इशू होता है जिसके पास हमारा सबका रिकॉर्ड है, रिटायर्ड ऑफिसर सबका, हमारी फैमिली का, बच्चों का, सब। तो वहाँ से एक क्वेरी आती है कि आपको जो पहले इशू हुआ था वो अगर गुम हो गया तो उसके रीज़न बताएं। तो मैंने उनको कहा यार आप इशू करने वाले हो, मेरे को पूछने से पहले अपना रिकॉर्ड तो चेक कर लेते। कंप्यूटर में मेरा नंबर ही तो डालना था कि क्या मेरे को इशू हुआ कि नहीं हुआ। तो हमारी भी यहाँ ब्यूरोक्रेसी हमारे अंदर भी है, हर जगह होती है। तो पहले उन्होंने अपनी ब्यूरोक्रेसी पे टिप्पणी की है और फिर उसके बाद उन्होंने पॉलिसी मेकिंग में फोर्सेस का शामिल नहीं होना, एक्विजिशन में और बड़े-बड़े फैसलों में हर्डल डालना। और मैं खुद किसी टाइम पे, जैसे आप कह सकते हैं, एक फाइनेंशियल प्लानिंग में इन्वॉल्व था नॉर्दर्न कमांड में, कर्नल फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं उसको। तो पे कमीशन जब चल रहा था तो हमें पता है कि हम लोगों ने क्या रिकमेंडेशन दी थी और कितना उल्टा इन्होंने उसमें डाला। और जब हमने बाद में प्रोटेस्ट किया, आर्मी ने, हमारी कमेटी बनी थी जनरल साहब के नीचे, कोई बात नहीं मानी इन्होंने। तो ब्यूरोक्रेसी को हमेशा लगता है, और ये पॉलिटिकल लीडरशिप को ऐसे फीड करते हैं कि अगर आप फौजियों को थोड़ा ताकतवर बना दोगे तो आपको कल पाकिस्तान की तरह भुगतना पड़ेगा। हमारी फौज का रिकॉर्ड ये है कि पीटी शू पहन के, कैनवस शूज पहन के 62 की लड़ाई लड़ते लड़ते लोग शहीद हो गए, क्योंकि ना तो तैयारी की गई, ना इनको डिप्लॉय किया गया, और तब भी किसी ने विद्रोह की बात नहीं की, एक्सेप्ट एक इंसिडेंट जिसको हम गुप्ता साहब कहते हैं। वो एक मैगजीन के बहुत बड़े एडिटर हैं, जिन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फैलाई थी जनरल वीके सिंह के खिलाफ, और बाद में उसे हटना पड़ा पीछे। आज तक कभी भारत में विद्रोह की बात नहीं हुई, सेना ने कभी सोचा नहीं। शेखर गुप्ता भी कांग्रेस के चमचे। जी, गुप्ता, उसको हम उसको गुप्ता कहते हैं, कू की बनाई थी ना, तो शेखर गुप्ता उसका नाम है। तो ये है फैक्ट, ये हैं। और क्या कह सकते हैं ओंकार जी, अनफॉर्चुनेट है। अब ये बताइए कि इसमें जांच बैठ गई है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, इस बीच मीडिया में, सोशल मीडिया में, यूट्यूब मंचों पर तमाम तरह की बातें की गई जिनको एक्चुअल में ज्ञान भी नहीं होता है तकनीकी, और दूसरा वो भी यहाँ आकर के बहुत ज्ञान बघाड़ते हैं, 1 मिनट में किसी जनरल को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। तो मैं 2 बातें पूछना चाहता हूँ। नंबर 1, नरवणे साहब को जिस तरीके से
मीडिया मंचों पर घसीटने की कोशिश हुई। और एक आध प्रोग्राम में हमने भी कहा कि शक की सुई अगर किसी की तरफ जाती है, जिन जिन के तरफ जाती है, तो उनमें नरवणे साहब को भी हम अलग नहीं रख सकते, क्योंकि किताब उन्होंने लिखी, पांडुलिपि उनके पास अभी भी होगी, उसकी प्रति उनके पास होगी। और अगर पुस्तक छप गई है और बेचने के लिए ई कॉमर्स मंचों पर नहीं भेजी गई है क्योंकि परमिशन नहीं मिली, तो वहां से भी वो लीक हो सकती है। मतलब जिस सेब में राहुल गांधी ने उसको शो किया, बाद में पता लगा कि नहीं, कोरे कागज हैं, ऐसे ही बाइंड करा करके कहीं सा कवर बनवा करके उस पर चढ़ा करके उन्होंने फिर से लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की है। तो इसमें दो सवाल खड़े होते हैं। पहला ये कि एफआईआर दर्ज हो गई है, आज ही मैं देख रहा था, पेंगुइन को नोटिस इशू किया गया है, कुछ सवाल भेजे गए हैं, उनके जवाब पूछे गए हैं, जो इस स्पेशल सेल है दिल्ली पुलिस की, उसने। क्या इसमें नरवणे साहब से भी पूछताछ हो सकती है? 3 पार्टियां सीधे तौर पर, बल्कि 4, कार्मा मैगजीन, नरवणे साहब, पेंगुइन और राहुल गांधी, इन चारों से क्या पूछताछ होगी? या पेंगुइन का जो आप बता रहे हैं कि वाटरमार्क उसका लगा हुआ है, जो सोशल मीडिया पर वायरल है, तो पेंगुइन से ही काम चल जाएगा? दस्तूर तो ये कहता है कि चारों जो इसमें पार्टीज हैं उनके सबके पूछताछ होगी और होनी भी चाहिए, और मैं इसका कारण बताता हूँ। मैं खुद, आपको पता, थोड़ी किताबें 2-4 लिखी हुई हैं और पब्लिकेशन में मेरा है थोड़ा सा समझ, तो और फौजी होने के नाते ये बड़ा क्लियर ऑर्डर्स हैं कि जिस किताब को क्लियरेंस चाहिए, जैसे मैं भी रिटायर्ड हूँ, मेरे को 7 साल हो गए, मैं अभी इस बंदी से निकल चुका हूँ, लेकिन अगर आप सीनियर पोस्ट से रिटायर होते हैं तो 2 साल तक तो आप बिना कुछ, हमारे ऑर्डर्स बड़े क्लियर हैं, आपको क्लियरेंस लेनी पड़ती है। और आज भी रिसेंटली ऑल्सो हमने एक ऐसी किताब की क्लियरेंस ली जिसको मेरे को लेने की ज़रूरत नहीं थी, बट ली। ये हम समझते हैं कि भाई कई बार होता है कि एज एन ऑथर आप इमोशनल हो जाते हो या ऐसा कुछ लिख देते हो जो कि पढ़ने वाले पे गलत करे, और जैसे मैं कह चुका हूँ इस किताब में कोई गलत नहीं लिखा हुआ, वो तो सिर्फ पॉलिटिकल वो है। तो ये आर्मी ऑफिसर या सोल्जर जो लिख रहा है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आर्मी हेडक्वार्टर से पहले क्लियरेंस ले और उसके बाद ही पब्लिशर को दे। क्यों? अगर पब्लिशर को अगर किताब दे दी पहले पेंडिंग की आ जाएगा अप्रूवल, तो पब्लिशर उस किताब को एडिटर के पास भेजेगा, वो प्रूफ रीडर के पास भेजेगा, वो डिजाइनर के पास भेजेगा। ये प्रोसेसेस हैं जिसके थ्रू आप किताब पब्लिश करते हो, सिर्फ लिखने से बिल्कुल। किताब पब्लिश होती। तो 4 लोग डिजाइन भी उसको की और हैं, जाती है, डिजाइन डिजाइन भी भी होती की है, जाती फॉर्मेटिंग, है। जी फॉर्मेटिंग होती है, प्रूफ रीडिंग होती है 2 बार, एडिटिंग होती है 2 बार। तो क्या होता है कि जो बड़े बड़े पब्लिकेशन हाउस हैं वो यकीन करते हैं कि सेकंड एडिटिंग दूसरा एडिटर करे, सेकंड प्रूफ रीडिंग दूसरा करे, ताकि एक फ्रेश उसमें दिखे। तो 4 लोगों ने उसको और पढ़ लिया, परमिशन आपको आई नहीं, तो टेक्निकली तो गलती तो हुई है कि पब्लिशर के पास किताब जानी नहीं चाहिए थी। अगर हुक्म था कि क्लियरेंस के बिना नहीं जा सकती तो पब्लिशर को दी क्यों? उसका जवाब आई थिंक जनरल साहब को देना पड़ेगा। और हम सब एक सिविल सोसाइटी में रहते हैं रिटायरमेंट के बाद, तो जो कानून हैं देश के वो तो फिर सब पे लागू हैं। दूसरी बात की, अगर पेंगुइन को दे दी तो फिर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि जब तक परमिशन नहीं आई, क्योंकि जनरल साहब ने 2 साल पहले कहा था कि मैंने तो किताब लिख ली, अभी पब्लिशर जाने और एमओडी जाने। चलो, हो सकता है आपको लगा कि भाई इसमें परमिशन नहीं लेनी चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा था तो पब्लिशर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जब पब्लिशर एक साल में 200-250 किताबें छापता है पेंगुइन, बाकी किताबें क्यों नहीं लीक हुई? यही किताब क्यों लीक हुई? इसका ही वाटरमार्क लगा के सर्कुलेशन में क्यों आया? बिल्कुल। तो इनका बनता है। रहे भाई साहब तीसरे इटली वाले, तो आपने कह दिया कोरा कागज था दिल मेरा, तो उनको जवाब तो देना पड़ेगा कि पार्लियामेंट का प्रोटोकॉल कहता है कि जिस चीज़ का अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जिस स्टेटमेंट के पीछे कोई खड़ा नहीं है ये बोलने के लिए कि हाँ मैंने बोला है, मैंने लिखा है, आप उसको डिस्कस ही नहीं कर सकते। ये अनक्लेम्ड ऑब्जेक्ट है जो सड़क पे गिरा हुआ है, तो आप ये जब तक उसको मालिक ना बने तो पुलिस स्टेशन उसको अपने वो कमरे में लॉकअप में बंद कर देती है, बनी किसका जो आएगा देखेंगे। और जो चौथे वाले कैरवान वाली कहानी में आपको बताना चाहूँ, कैरवान ने एक बार नहीं बहुत बार हमारे देश की उन चीज़ों पे कमेंट्री की है जिन पे उनको नहीं करना चाहिए और गलत तरीके से बिहेव किया है। यही जो हॉट पोटैटो की बात हो जाए, जो उचित समझे ये बात, इसको आप 4 तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हो, क्योंकि जिनको आप ये आर्टिकल बेच रहे हो, पढ़ा रहे हो, उन्होंने किताब तो पढ़ी नहीं। हमारे एक और चलानी साहब भी लग पड़े आज, उन्होंने भी अब एक लंबा चौड़ा घुमा व्हाट्स के ऊपर, उनकी भी रेपुटेशन सबको पता है। तो ये चारों को तो मेरे को पूछोगे तो इनसे सवाल पूछे जाने चाहिए। एक हमारे बहुत बड़े
चट्टूकार पत्रकार है, उन्होंने तो ट्विटर पे लिखा कि मेरे को भी बुला लो केस में, मेरे पे भी एफआईआर करो कि मैंने किताब कैसे, वो स्क्रिप्ट कैसे पढ़ लिया। तो ठीक है, मेरे को भी बुला लो। तो होना चाहिए। अब क्या होगा कहना मुश्किल है, बट चारों को पूछताछ तो होगी। चाहे वो नेचुरली उनको आप एक गुंडे की तरह तो नहीं ट्रीट करोगे ना। जनरल साहब से बात होगी तो शायद उनके घर में स्टेटमेंट लिया जाए या उनको रिस्पेक्टफुली, वो ठीक है, प्रोटोकॉल की बात है। ये मेरा मानना है, बाकी देखते हैं जी। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने बहुत, मुझे लगता है कि दर्शकों को भी ये सब सुन करके, और जो रैना साहब ने किताब पढ़ी है और उसको अब खुल करके बताया है, तो आपकी भी समझ में आया होगा कि उसको टूल बना करके, किताब को, नरवणे साहब को टूल बना करके एक अजीबोगरीब स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेना के बीच जो विश्वास के रिलेशन है, उन पर भी आघात करने की कोशिश हुई है। एक रिटायर्ड जनरल को, जिनकी सेवाएं रही देश के लिए, उनको कंट्रोवर्सी में उलझाने की कोशिश की है। अब ये जांच से पता लगेगा गलती किसके स्तर पर हुई है, कैसे हुई है, और जिन्होंने भी ये हरकत की है उन पर भी शिकंजा कसा जाएगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। क्योंकि कई बार होता है कि एफआईआर भी दर्ज हो जाती है, जांच भी होती है, लेकिन बाद में जो है उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। तो उनके हौसले बुलंद होते हैं और आगे फिर वो उससे भी बड़ी गलती करते हैं, या देश की जो सिक्योरिटी है, जो सीक्रेसी है, टॉक्स की भी जो सीक्रेसी है, हर चीज जो प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री के बीच में हुई या प्रधानमंत्री एनएसए के बीच में हुई, उनको आप देश के सामने और दुनिया के सामने नहीं रख सकते। आप देश की सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ करते हैं। अजय जी, बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद ओंकार जी। जय हिंद।